स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैंने पढ़ाना शुरू किया था आप सभी को क्लास 6 की किताब, और प्राचीन इतिहास पूरा दिया हुआ है क्लास 6 में। तो मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया था, और पहला चैप्टर कैसे पता करें कि कब क्या हुआ ये वाला था। तो इसको मैंने पढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास 6 के दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, और चलिए देखते हैं हमारा दूसरा चैप्टर क्या है। तो हमारा दूसरा चैप्टर है पाषाण काल। मैंने आपको बताया था क्लास 6 में हमको पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ना है, 7 में मध्यकालीन इतिहास, और 8 में हम लोग को क्या पढ़ना है, आधुनिक इतिहास। ओके, तो ये पाषाण काल आज हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 6 की बुक का। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। और मैंने कहा था लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ, हमने क्लास 6 से लेकर 12 तक की किताबें लाइन बाय लाइन पढ़ी है। समरी में कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। पाठ 2 पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही आपको एक लाइन दे दी है, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। यहाँ पर 3 प्रकार के मानव बताए गए हैं। एक तो आखेटक मानव है, एक संग्राहक मानव है, एक उत्पादक मानव। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आखेटक मानव प्रारंभ में क्या था भाई, प्रारंभ में मानव को उतना ज्ञान नहीं था, उसका विकास नहीं हुआ था, तो वो बस शिकार करता था। तो आखेटक का मतलब होता है जंगलों में शिकार करने वाले मानव। आखेटक, आखेट मतलब होता है शिकार करना, उसी से बना है आखेटक। यानी कि ऐसे मानव जो शिकार पर निर्भर थे। ओके, जीव जंतुओं को मारते थे या फल फूल जो खाते थे, तो आखेटक उनको बोलते हैं, उनको आखेटक कहते हैं। फिर एक जैसे विकास हुआ, क्रमिक विकास होता गया मानव का, तो फिर संग्राहक हो गया। मानव क्या हो गया, संग्राहक। मतलब अब वो वस्तुओं को इकट्ठा करके रख लेता था और भविष्य में उसको खाता पीता था। मतलब संग्रह करने की जो विचार है उसके अंदर डेवलप हो गई कि भाई हमको वस्तुओं का, अगर हमें वस्तु ज़्यादा मिल जाती है, मांस या कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा मिल गई, तो उसको हमें भविष्य में बचा करके रखना है, यानी संग्रह करने लगा वस्तुओं का। तो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। फिर देखिए एक और मानव आया, वही मानव है लेकिन वो विकास करता गया। तो अब आ गया उत्पादक मानव। उत्पादक मानव का मतलब होता है कि अब मनुष्य ने और ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, अपने बुद्धि विकास को बढ़ा लिया, यानी कि अब वो उत्पन्न करने लगा चीज़ों को। ओके, अभी यहाँ सब कुछ बताया जाएगा। यानी कि अब वो अनाज उगाता, फसलें उगाता, ये सारी चीज़ें, वो उत्पादक मानव बन गया। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गए होंगे कि आखेटक मानव क्या होता है, संग्राहक मानव क्या होता है, उत्पादक मानव क्या होता है। आखेटक मतलब शिकार करने वाला, संग्राहक मतलब जो इकट्ठा करता हो भविष्य के लिए, और उत्पादक का मतलब जो उत्पन्न करता हो, उगाता हो। ओके, तो यानी कि मानव का विकास होता चला गया ऐसे क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज। फिर देखिए, घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। आप सभी लोग जानते हैं भाई, घरों में रहते हैं, बारिश में हमें बचाता है, जाड़े से बचाता है, और गर्मी से बचाता है। हम एसी वगैरह लगा लेते हैं, जब गर्मी होती बहुत ज़्यादा, लू चलने लगती है, बाहर निकला नहीं जाता, तो हम अंदर फ़ैन वगैरह लगा करके बढ़िया हवा खाते हैं ठंडी ठंडी। तो ये सुरक्षा भी करता है बारिश से। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्य को भली भांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानता था। भाई हमारे जो आज के, हम अगर 10,000 वर्ष पूर्व की बात करें, तो जो पूर्वज थे उनको तो नहीं पता था ना घर कैसे बनता है। तब वे जंगलों में रहते थे। जब उनको पता ही नहीं था तो कहाँ रहेंगे, जंगलों में रहते थे, पेड़ के नीचे रह लें या कहीं और रह लें, गुफाओं में। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। अब ये देखिए, उनके पास औजार भी किसके थे, पत्थर के। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पाषाण काल। पाषाण मीन्स होता है पत्थर, यानी ऐसे काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का ही यूज़ होता था। चाहे वो अपनी सुरक्षा करने के लिए पत्थरों का यूज़ करें, या फिर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए, या फिर पत्थरों के गुफाओं में रहना। मतलब रहना, खाना पीना, सुरक्षा करना, सब कुछ पत्थरों पर ही आधारित था। तो इसलिए हम लोग कहते हैं पाषाण काल। ओके, तो भाई उनके पास अब लोहे के औजार तो थे नहीं, उसमें चाकू वगैरह, हंसिया वगैरह, बस वही पत्थर के औजार थे, उसी से शिकार करते। और जब जानवर उन पर हमला करते तो उसी से वो अपनी सुरक्षा भी करते, और पत्थर के गुफाओं में रहते। सब कुछ मतलब पत्थरों पर ही आधारित था। अब देखिए मानव में कैसे कैसे परिवर्तन आया। मानव में परिवर्तन,
मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से कितने वर्ष पूर्व? 2 करोड़ वर्ष पहले। ओके, पूर्व का मतलब पहले, मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज के लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैर पर खड़े होकर सीधे चलना। भाई पहले जो मानव था वो 2 पैरों पर नहीं चलता था, सबसे पहले 4 पैरों पर चलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब विकास होता चला गया उसका, तो दोनों पैरों पर वो खड़े होकर चलना सीख गया, सीधे एकदम। फिर अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हो गया, जिससे महत्वपूर्ण कार्य को कर लेता है। अब भाई अगर आपकी उंगलियां ना हो तो आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, भले ही आपका पूरा हाथ दिया है। ये जो 5 उंगलियां हैं ना, ये पकड़ने का काम करती है किसी चीज़ को। तो अंगूठा का विकास हो गया और भी उंगलियां आई तो महत्वपूर्ण कार्य को कर लेने लगा। फिर है मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हुआ, धीरे धीरे वो सोच उसके अंदर डेवलप होने लगी। ओके, मैंने आपको बताया था कि पहले शिकारी था, फिर संग्राहक बना, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करके उत्पादक बन गया, यानी चीज़ों को उत्पन्न करने लगा। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता भी आ गई। ओके, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो ये पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिए कि मानव के विकास और विभेद आदि की जो जानकारी देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मानव शास्त्री, यानी मानव के बारे में ज्ञान रखने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही और उनमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे के चित्र से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर आप चित्र देखिए, पहले मानव कैसे था, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, उसके बाद कैसे हुआ, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया। फिर एकदम देखिए आप, ये जो छठा मानव है एकदम यहाँ पर सीधा चलने लगा। तो ये मानव का विकास क्रम है। ओके, पहले एकदम आप देखिए तो गौरिल्ला टाइप का था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सीधा हुआ, फिर और सीधा, फिर और सीधा, और आज हम लोग की तरह हो गए। मतलब आज हम लोग भाई इन्हीं के तो वंशज हैं। ओके, इन्हीं से हम लोग आगे आए हैं। पहले हमारे लोग के बहुत पहले वाले जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं इन्हीं के जैसे रहे होंगे। तो आज हमारी जो ये डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे हुआ, अचानक हम लोग इस रूप में नहीं आ गए अपने रूप में। ओके, ऐसे धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ है। अब आगे देखिए, इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगा। ओके, मतलब जैसा उसका आसपास का पर्यावरण है उसके अनुकूल अपने आप को बनाने लगा, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट। ओके, इंग्लिश में। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। ओके, क्योंकि भाई वो लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, तो लिखित कोई साक्ष्य तो छोड़ कर गए नहीं। उनके पत्थर प्राप्त हुए, उनके औजार प्राप्त हुए, उनके कुछ बर्तन प्राप्त हुए, उसी से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चित्र बनाया हुआ दिखाया गया है। एक कोई भाग रहा है, कोई जानवर है, और एक जानवर है या फिर इंसान है उसका पीछा कर रहा है। ओके, तो ये शैल चित्र हैं, गुफाओं में पत्थरों पर बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं, जैसे उकेरना नहीं होता, उकेरना। फिर यहाँ देखिए पाषाण काल क्या है, मैंने बताया पाषाण काल। पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर, अर्थात पत्थरों का काल। ये देखिए लिखा है पाषाण अर्थात पत्थर, काल या समय, पत्थरों का समय या पत्थरों का काल। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थरों के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। तो अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए, यानी कि कुछ खाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसने किसका उपयोग किया? पत्थर के औजारों का। तो इसलिए इस युग को, इस काल को पाषाण काल या फिर पत्थर का समय कहते हैं। ओके, पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा का पूरा जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और किस आधार पर बांटा गया है? औजारों में हुए परिवर्तन के आधार पर, क्योंकि भाई पहले वो किसी और टाइप का औजार बनाता था, धीरे धीरे औजारों में और ज़्यादा सुधार किया, फिर और ज़्यादा सुधार किया, तो
औजारों में परिवर्तन होता गया उसके, तो औजारों में परिवर्तन के अनुसार या के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। ओके, पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। अब घर तो था नहीं उसके पास, इसलिए खुले आसमान के नीचे रहता था, पेड़ों के नीचे रहता था। और नदियों के किनारे या झील के पास इसलिए रहता था क्योंकि वहाँ पर जानवर अक्सर पानी पीने आते थे, तो उन्हीं का ये शिकार कर लेता था। तो वही लिखा, इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। मतलब नदी या तालाब के किनारे जानवर जब पानी पीने आते थे तो उनका शिकार कर लेते थे। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। ओके, कच्चा मांस। पहले तो आग का आविष्कार हुआ नहीं था, आग की खोज हुई नहीं थी, पता नहीं था इनको कि कैसे आग जलाया जाए, तो पहले कच्चा मांस ही खा लेते थे ये लोग। या फिर कोई जंगल में अगर फल वगैरह मिल गया तो उसको खा लेते थे, जैसे कंद मूल तथा फल भी उनके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ, ठंडी गर्मी का जब उसको अनुभव हुआ तो गुफाओं में रहने लगा। जैसे जैसे धीरे धीरे उसका विचार विकास होता गया, वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता गया। ओके, तो पहले एकदम पहले की बात करें तो उससे पता ही नहीं था ठंडी क्या होता है, गर्मी क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे उसको ये पता होने लगा, महसूस होने लगा कि हाँ अब ठंडी का मौसम है, हमको छुपना चाहिए, ठंड लग रही। तो फिर गुफाओं में जाने लगा या सुरक्षा के लिए गुफाओं में जाने लगा। ओके, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था, प्रारंभ में घर बनाना ही नहीं आता था, तो गुफाओं में चले जाते थे। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था, परमानेंट उसका कोई घर नहीं था कि यहीं पर रुकना है जिंदगी भर, क्योंकि शिकार जहाँ रहते थे वहाँ पर ये लोग चले जाते थे, शिकार का पीछा करते करते अलग चले जाते थे। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई, धीरे धीरे उसको आग की भी जानकारी प्राप्त हो गई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल में। दूसरा है कि उसने चित्र बनाना किस काल में सीखा, तो वो भी पूरा पाषाण काल में ही। यहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी दौर में, यानी पूरा पाषाण के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय यानी शिकार के दृश्य अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ऊपर शिकार के दृश्य। ओके, उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मिल गया आपका, समझ लीजिए कि मानव ने हड्डी के औजार बनाना कब सीखा था, किस काल में, पूरा पाषाण काल में। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। मतलब जब वो हड्डी का औजार बनाने लगा तो इससे साबित होता है कि उसके दिमाग का, उसके ज्ञान का विकास होने लगा। फिर यहाँ देखिए, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांट कर खाते थे। ओके, तो पाषाण काल में लोग यानी कि जो मानव थे वो कैसे शिकार करते थे, झुंड बना करके, और वो बांट कर आपस में खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। मतलब ये भी सीख गया था कि अब हम लोग को मिलकर रहना है, एक दूसरे की रक्षा भी करनी है, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। ओके, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूहों में रहते थे। तो कहाँ से पता चला है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कुछ गुफाएं मिली हैं और उन गुफाओं में मानव समूह के साक्ष्य मिले हैं। ओके, सबूत मिले हैं कैसे करते थे शिकार। अब यहाँ देखिए पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार बने हुए हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये पूरा पाषाण काल के कुछ पत्थरों के औजार हैं, इन्हीं से शिकार करते थे। ओके, देखिए तिकोना टाइप का है, जब फेंक कर मारते थे तो ये तिकोना लगता था और जानवर घायल हो जाते थे, फिर उनका शिकार कर लेते थे।
पढ़ते हम लोग, आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, जो मानव थे उनके पास नाखून भी नहीं थे बहुत नुकीले, ओके, ना ही नुकीले दांत थे, दांत भी नहीं थे, ना जबड़े और ना ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने की थी। तो आदि मानव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि अब शिकार कैसे करें, और शिकारी मतलब कोई जानवर हम पर हमला करता है तो उससे अपनी रक्षा कैसे करें, क्योंकि ना तो आदि मानव के पास बहुत ज़्यादा नुकीले दांत थे, ना तो नाखून थे, ना तो कोई जबड़ा, ना तो कोई सींग था। तो अपनी रक्षा इन्हीं पत्थरों से करते थे, ओके। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे, पत्थर भाई कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं। यह मानव की आखेटक व्यवस्था थी। आखेटक व्यवस्था मैंने समझाया था शुरू में, शिकार करने की व्यवस्था, ओके। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल थे एवं भौड़ी आकृति वाले थे। मतलब सुडौल नहीं थे, कोई निश्चित आकार नहीं था, ओके, बेडौल थे। देखिए कोई निश्चित आकार नहीं, ना तो सही से तिकोना है, ना तो सही से गोल है, ना वर्गाकार, मतलब कोई आकार नहीं है, सब बेडौल है एकदम। अब देखिए यहाँ पर कैसे जाना आग जलाना, ओके, इनको कैसे पता चला कि आग कैसे जलाना है उसके बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया है। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट करते थे। कैसे भाई, जैसे औजार में नुकीलापन लाने के लिए, ताकि औजार थोड़े नुकीले हो जाए। औजार में नुकीलापन यानी उनको नुकीला बनाने के लिए दो पत्थरों को आपस में लड़ाते थे कि अब ये टूटेंगे तो नुकीला औजार बनेगा। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली, ओके। एक बार क्या हुआ, ऐसे पत्थर लड़ा रहे थे, औजार बना रहे थे, नुकीला औजार, फिर दो पत्थरों को जैसे इन्होंने लड़ाया, चिंगारी निकली और उसी से उनको आग का ज्ञान हो गया। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है कि चिंगारी से एक बार आग लग गई थी जंगलों में, और पशु पक्षी जो भी थे वो जल गए थे, तब इन्होंने जले हुए पशुओं को, जानवरों को खाया तो इनको ज़्यादा स्वादिष्ट लगा मानवों को। तो फिर इन्होंने आग जलाना वहीं से सीखा कि अगर हम जानवरों को जला करके खाएंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा स्वादिष्ट रहेगा, अच्छा भी लगेगा। तो ये भी कहानी है, ओके। ऐसे ही हुआ था आग का आविष्कार, ओके। तो इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। अब पत्थरों से वो क्या करने लगे, आग को जलाना सीख गए कि दो पत्थर को लड़ाओ और आग जलाओ, खाना बनाओ, खाओ। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया होगा। तो बहुत सारा परिवर्तन आया होगा। आप सोचिए कि भाई जब आग बनाना वो जब वो आग जलाना सीख गए तो एक तो भाई वो खाना पका करके खाएंगे, ठंडियों में अपना हाथ पैर सेकेंगे, तापेंगे, मतलब गर्मी प्राप्त करेंगे, जानवरों से अपनी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जानवर आग से डरते हैं तो आग के पास आएंगे नहीं। तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए, ओके। फिर है यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है जो कि मैंने आपको पढ़ा कि आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, ओके, तो इसको ध्यान रखना, और अक्सर ये भूल जाते हैं लोग। फिर यहाँ है मध्य पाषाण काल, और यहाँ पर आप औजार देख लीजिए, मध्य पाषाण कालीन औजार कैसे हैं, यानी कि थोड़ा देखिए अब औजारों में और ज़्यादा सुधार हो गया। देखिए थोड़े नुकीले औजार इसके बनने लगे, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, सुधार होता चला गया। मध्य पाषाण काल के औजार यानी उपकरण पूरा पाषाण काल के अपेक्षा में छोटे हो गए, मतलब छोटे हो गए और नुकीले हो गए। इसमें प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। प्रकृति अपना प्रभाव डालती है, प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है तो अपना प्रभाव डालती रहती है। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया और जलवायु धीरे धीरे गर्म होती गई। हाँ, जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह सब पिघलने लगी। अब पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। जब भाई बर्फ पिघलेंगे तो पृथ्वी पर पानी आएगा, तो जब पृथ्वी पानी पाएगी तो क्या होगा, ज़मीन क्या होगी, उत्पादक हो जाएगी, एकदम उर्वरक हो जाएगी। बर्फ़ जब पिघला गर्मी के कारण तो पानी ज़मीन पर बहकर आया तो ज़मीन क्या हो गई, उपजाऊ हो गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए, ओके। तो जब पानी मिला तो
घास एवं वनस्पतियों के विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, इनका विकास हुआ। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हो गए। तो अब जब घास उत्पन्न हुआ, छोटे छोटे पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, तो इनको खाने के लिए कुछ छोटे छोटे शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि का भी उद्भव हुआ। तो अब इनको मारने के लिए बड़े औजार की तो ज़रूरत है नहीं, तो इनको मारने के लिए इन्होंने छोटा औजार बनाना शुरू किया। ओके, तो यही कहता है कि भाई परिस्थिति परिवर्तित होने के कारण इन्होंने औजार अपने औजार में परिवर्तन लाए। ओके, क्योंकि परिस्थिति अब चेंज हो गई थी, बदल गई थी। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। अब जब घासें उगी तो इन्हीं में गेहूं की उत्पत्ति हुई, चावल की। वही बता रहा आज के अनाजों की पूर्वज थी ये घासें, यानी कि कहने का मतलब वो कहना चाह रहा है ये कि कहीं ना कहीं अनाज, आज के जो हम धान, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा ये सब उगाते हैं, वो भी उगने लगे उसी के साथ। वही यहाँ पर लिखा है कि इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। ओके, तो इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया, खाने के लिए किया, उसको अच्छा लगा। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। संग्राहक मैंने बताया था शुरू में कि अब वो अनाजों को इकट्ठा करने लगा भविष्य के लिए। ओके, अब अनाज पा गया तो भाई उसको इकट्ठा करने लगा। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। तो कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मध्य पाषाण काल में दो तीन बातें हैं, यहाँ पर चीज़ें हैं। एक तो पहला कि भाई वो संग्राहक बन गया, तो किस काल में बना? मध्य पाषाण काल में। दूसरी चीज़ है कि पृथ्वी की उर्वर शक्ति का विकास हुआ और अपने औजार इसने छोटे कर दिए। फिर एक यहाँ पर सबसे नीचे दिया हुआ है, मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। तो कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कैसे हुआ खेती का ज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है। कृषि का ज्ञान कैसे हुआ, कैसे उससे पता चला कि खेती करनी है, हमको दोबारा अन्न उत्पादन करना है। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है, यानी जो चीज़ें खोदते हैं, ऐतिहासिक चीज़ें, औजार, पत्थर, बर्तन, स्मारक या जो भी सिक्के, मोहरे, इन सब की जो खुदाई करते हैं इतिहासकार, उनको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो उनका मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। ओके, अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिर गए होंगे। जब ये अनाज इकट्ठा कर रहा था तो कुछ दाने गिर गए इधर उधर, गीली मिट्टी में या कहीं पानी भरा था वहाँ पर गिर गए। इन स्थानों पर वही अनाज फिर से उगाए। ओके, तो इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाजों के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। ओके, अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया। परीक्षण मतलब टेस्ट किया, यानी कि ऐसे अनाजों को फेंका पानी में, फिर देखा 2-4 महीने बाद वहाँ पर वो अनाज उग गया। तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। उसे पता चला कि अब ज़्यादा संग्राहक बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अनाज उगा सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए, कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है, होगा क्या? अनाज उगाएगा। अब यहाँ पर है नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। ओके, तो खेती करना कब सीखा? तो आप लिखेंगे मध्य पाषाण काल। और जब खेती करना सीखा लगभग उसी टाइम से नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन है। खेती के कारण अब मानव संग्राहक से, देखिए, अब मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। ओके, इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा सुडौल हो गए। देखिए, एक आकार दे दिया गया। यहाँ पत्थरों के आप औजार देखिए, नवपाषाण कालीन औजारों को देखिए, एक शेप दे दिया गया। देखिए, बीच में वहाँ पर छेद भी है और एक आकार उसका मिल गया। ओके, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया। अब मतलब वो कुशल हो गए, दिमाग उनका धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी, हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। ओके, तो हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया किस काल के औजार थे? तो नवपाषाण काल के। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। तो देखिए, पशुपालन की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में।
खेती की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। ये सब ध्यान में रखना है। ओके। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था, आज भी किया जाता है। मानव अब खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे बस्तियां गांव बन गए। अब वो धीरे धीरे घासों से छप्पर बनाने लगा। फिर ऐसे सभी मानवों ने अपने अपने छप्पर के घर बनाए। धीरे धीरे क्या हो गया, गांव वहाँ पर एक विकसित हो गया। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि रंगों का प्रयोग या नक्काशी ये सब कब शुरू हुआ। ओके। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। अब जब वो पहिया बनाना सीख गया तो पहिए से दो काम करने लगा। एक तो भाई लड़िया बनाता था, यानी कि बैलगाड़ी हो गया, लड़िया कुछ भी कह लीजिए उसको, वो बनाता था जिससे खुद आता जाता था, सामान को भी लेकर आता जाता था। और एक काम उसने ये किया पहिए से कि चाक बना दिया। चाक मतलब जिससे कुम्हार लोग बर्तन वगैरह बनाते हैं। तो दो काम लेने लगा। फिर यहाँ देखिए नवपाषाण कालीन मिट्टी के कुछ बर्तनों को भी दिखाया गया है। खेती के कारण अब लोग एक ही जगह रहने लगे। अब उनका जो निवास था वो स्थायी हो गया, मतलब परमानेंट हो गया। एक ही स्थान पर रहते थे क्योंकि अब उनको ऐसा नहीं था कि शिकार करने के लिए शिकार के पीछे भागना है, जानवरों के पीछे, क्योंकि अब वो अनाज उगाना जान गए थे तो एक ही स्थान पर रह सकते थे, घर भी बनाना जान गए थे। तो खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। धीरे धीरे आज के जैसा वो बनने लगे। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों यानी मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। जब ये अपने पूर्वजों को दफनाते थे तो, या कोई भी मरता था उसको दफनाते थे तो उसके साथ में उसके खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार भी दफना देते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा, मतलब कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में विश्वास था। इससे यही हमें पता चलता है ना कि इन लोग को पुनर्जन्म में विश्वास था। नवपाषाण, अब देखिए धातु काल एक भी है। धातु मतलब जब धातुओं के औजार बनने लगे। ओके, मतलब तांबा, कांसा, इसके औजार जब बनने लगे तो वही यहाँ पर है धातु काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हो। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा। ओके, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। धातु काल को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग। यानी ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तांबे और पत्थर के औजार बनाने शुरू हो गए। तो पत्थर के तो पहले से ही बनते थे, तांबे के भी शुरू हो गए। मानव ने तांबे के खानों का पता लगाया, उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च ताप में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। मतलब तांबे को, यानी कि जो धातु होता था उसको पहले पिघलाते थे खूब ज़्यादा तेज ताप में, फिर उसको विभिन्न आकार देते थे। ओके, यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व टीन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कांसा जो बनता था वो किसका मिश्रण होता था, उसमें कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती थी? तो तांबा और टिन, दो धातुएं थी, तांबा और टिन, उसको मिला करके मिश्र धातु कांसा तैयार किया जाता था। फिर उससे औजार बनाया जाता था। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया, और आज हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं उसी के आगे के वंशज हैं। ओके, अगर ये लोग इतना संघर्ष ना किए होते तो आज हम लोग भी ना होते। तो बस यहाँ पर आप कुछ ये देखिए, ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिए एक्सरसाइज। फिर इधर प्रोजेक्ट कार्य है जो आपको नहीं करना है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए खूब ज़्यादा।
और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।